ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के पॉडकास्ट स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर उज़ैर राना। नाजरीन, इस्लामाबाद में आपको मालूम है कि सब लोगों का आना जाना लगा रहता है। कराची के हमारे कुछ मेहमान होते हैं, कभी लाहौर से आए हुए मेहमान होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि वो किसी भी सिलसिले में अगर वफाकी दारुल हुकूमत में आए हैं तो हम आपके साथ उनकी एक मुलाकात जो है उसका एहतमाम करें। और हमारे पास शायर आते हैं, अदीब आते हैं, उसके अलावा हमारे पास जितने भी मशाहिर हैं, अकाबरीन हैं, वो आते हैं। और कभी कभार हमें जब कोई गुलकार मिल जाए तो हमारी खुशी का समा नहीं होता और हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ किसी न किसी महफ़िल का इंतज़ाम किया जाए। तो समझिए कि ये जो पॉडकास्ट होता है ये गेस्ट इन टाउन होता है और हमारे जो मेहमान होते हैं हम उनको अपने स्टूडियो में दावत देते हैं और तरह तरह के हम जहद लोग हैं जिनसे आपकी मुलाकात रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के पॉडकास्ट स्टूडियो के ज़रिए होती रहती है। अच्छा, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं मौसीकी की, आज हम बात करने जा रहे हैं साज़ की, आज हम बात करने जा रहे हैं आवाज़ और आहंग की, क्योंकि रेडियो से इन सब चीज़ों की जुड़त है, इन सब का मामला है। तो आज हमने एक बहुत ही ख़ास मेहमान को दावत दी है। मैं थोड़ी-सी तमहीद बाँधना चाहूँगा ताकि जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ हैं, वो हमारे प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत आज जान सकें। आज हम बात करेंगे क्लासिकी मौसीकी की। जब क्लासिकी मौसीकी की बात हो तो बरे-सग़ीर के अंदर आपको बहुत सारे घरानों के नाम मिलते हैं और उन घरानों में पटियाला घराना मारूफ़ है, ग्वालियर घराना मारूफ़ है, शाम चौरासी घराना भी है, तलवंडी और देली घराने भी हैं और इनके जो लोग हैं वो आज भी इस फ़न की खिदमत कर रहे हैं। आज हमारी जो ख़ास गुफ्तगू होगी वो होगी शाम चौरासी घराना और इस घराने की गायकी की ख़ासियत क्या है। इस सिलसिले में अगर आप देखें तो एक तीसरी पुश्त के जो हमारे गुलकार हैं, हमारे नौजवान हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो हैं फैज़ान शफ़क़त सलामत। तो फैज़ान शफ़क़त सलामत से आपको इस लड़ी का अंदाज़ा हो सकता है कि फैज़ान शफ़क़त सलामत अली ख़ान साहब के साहबज़ादे और सलामत अली ख़ान साहब के पोते हैं। हम उनको स्टूडियो में हमने मदऊ किया है और आज हमारी गुफ्तगू होगी उनके घराने की ख़ास गायकी और उसके अंदाज़ और उसके अंदर बारीकियाँ क्या-क्या हैं। तो हम साज़ों की बात भी करेंगे, हम शायरी की बात भी करेंगे, हम बात करेंगे कि क्लासिकल मौसीकी जो है उसके अंदर कौन-सी शायरी ज़्यादा चलती है, कौन-सा अंदाज़े गायकी ज़्यादा चलता है। राग हैं, ठाठ है, उन पर बात होगी, ख़याल है, ठुमरी है, काफ़ी है, कव्वाली है। तो जुड़े रहिए, ये पॉडकास्ट आखिर तक आपने देखना है और हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जनाब फैज़ान शफ़क़त सलामत अली, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी गुनागो मसरूफ़ियात से वक्त निकाला और रेडियो पाकिस्तान आप आए। बहुत मेहरबानी हज़ूर रेडियो पाकिस्तान की और आपकी कि आप लोगों ने मदऊ किया यहाँ पर। और सबसे पहले तो तमाम ऑडियंस को सलाम मेरी तरफ से। और जैसा कि आपने फरमाया कि हमने बुज़ुर्गों से भी सुना है अपने कि रेडियो इज़ लाइक एन इंस्टीट्यूशन फॉर एन आर्टिस्ट। हमारे कंट्री के जितने भी आर्टिस्ट हैं, अदीब हों या पोइट्स हों या गुलकार हों, सबके लिए एक इंस्टीट्यूशन है। तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि उस जगह पर बैठे हैं जहाँ पे इतने इतने बड़े आर्टिस्टों ने काम किया है और अपने मेरिट पे काम किया है। जी, ये जो अकेडमी और नर्सरी का काम करता है, क्योंकि जब आपका माइक से ताल्लुक़ जुड़ता है और आपको मालूम होता है कि आपने आवाज़ का ज़ेरो बम क्या रखना है, माइक से फ़ासला कैसे रखना है, ज़बान बयान कैसे है, तलफ़्फ़ुज़ कैसे, क्योंकि ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बेशक, बेशक। तो शायर ने तो कलाम लिख दिया, आपके हवाले कर दिया, अगला काम कंपोज़र का आ जाता है। बेशक, उसने कंपोज़ कर दिया, अब वो सारे का सारा बोझ वो एक गायक पर आ जाता है। गायक पर आ जाता तो है, आप ये बताइए कि वैसे भी कहा जाता है कि सख्त सिखलाई, आसान लड़ाई। तो आपकी जो सिखलाई है ख़ास तौर पे इस शोबे की, वो बहुत सख्त है। बेशक। तो बताइए कि उस्ताद होना एक तरफ और वालिद से सीखना, इसमें क्या-क्या मसाइल भी होते हैं और क्या-क्या फ़ायदे भी होते हैं? जी, ये आप बड़ा अच्छा सवाल है। और लेकिन हमारे सिखलाई में ज़्यादा सख्ती नहीं रही। एक अल्लाह का ख़ास करम रहा, क्योंकि हमें मेंटोर बहुत अच्छे मिल गए और एक वे ऑफ टीचिंग बड़ा ख़ान साहब का अच्छा रहा। क्योंकि आई फील कि पूरी दुनिया में आई थिंक जितने भी गवाही हैं उनमें चंद नाम उंगलियों पर गिना जाए तो उसमें उस्ताद शफ़क़त सलामत अली ख़ान साहब का क्लासिकल गायकी में नाम आता है। तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमें ऐसा मेंटोर मिल गया। तो वो ज़्यादा अभी सीखना तो सारी ज़िंदगी का है, लेकिन नर्चरिंग जो उन्होंने की, हमारी स्टेज पर लर्निंग हुई है ज़्यादा, गाते हुए प्रैक्टिकल लर्निंग हुई। बहुत छोटी उम्र में ख़ान साहब के साथ गाना शुरू कर दिया, तो जितनी भी लर्निंग हुई वो स्टेज पर हुई और बड़ी प्रैक्टिकल लर्निंग इसको बोलते हैं। कि सबसे पहले तो एक आर्टिस्ट के लिए स्टेज फियर का
उतरना बहुत ज़रूरी होता है। जी। कुछ लोग इतना रियाज कर लेते हैं लेकिन जब वो बड़े स्टेजेस पर आते हैं तो वो स्टेज फियर होता है उन्हें, वो गा नहीं सही, सकते। बिल्कुल तो सही, जब खान साहब के साथ बैठ के शुरू किया, सबसे पहले लर्निंग तो वो थी कि हाउ टू टैकल द सही, ऑडियंस। एक आर्टिस्ट को अच्छा गायक और अच्छा परफॉर्मर भी होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। एट द सेम टाइम। सही, तो ये खान साहब से चीज़ें सीखी और माशाल्लाह जो उनकी डायनामिक पर्सनैलिटी है और सिखाने का तरीका वो बहुत ही उम्दा और बहुत ही जो एक अच्छा गायक होता है उसका वे ऑफ टीचिंग भी बहुत सिंपल होता है, सही, क्योंकि उनका जो 35 साल का निचोड़ है जी, वो जी। आपको चंद सालों में सिखा देते हैं। वो सही, जैसे एक प्रोफेसर होते हैं, वो जी, जी। कितनी मुश्किल इबारत को हल करके लेकिन स्टूडेंट को आसानी से समझाते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी आलिम के साथ जो नशिस्त है ना, वो 100 किताबें पढ़ने से बेशक। बेहतर है। आप शायद यही तो सीखना तो अभी भी चल रहा है, लेकिन ये है कि हमारी लर्निंग की जो जर्नी है वो बड़ी स्मूथ रही है सही। शुरू से ही। अच्छा फैज़ान, ये बताइएगा कि हम जैसे घरानों की मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम बात करें तो अमानत अली ख़ान साहब पटियाला घराने से, और उनके जो औलाद है असद अमानत साहब जी जी गाते रहे। हामिद अली ख़ान साहब, अब हामिद अली ख़ान साहब की जो औलाद हैं, बच्चे हैं, वो भी गा रहे हैं रागा बॉयज़ के नाम पर। जी और अगर आप बात करें आपके ख़ानदान में, तो रफ़ाकत अली ख़ान साहब, नज़ाकत अली ख़ान साहब के बेटे, वो भी आपके ही घराने की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और शगन फैमिली जो है वो ग्वालियर घराने से थी। बेशक। अच्छा, घराने तो सब हमें मालूम है। अब ये बताइए कि शाम 84 घराने की गायकी में ख़ासियत क्या है? जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा घराना है वो धुरपद का घराना भी है। ठीक है। शाम 84 ख़याल का घराना तो बाद में गायकी ख़याल की आई, लेकिन जो पहला धुरपद अंदाज़ गायकी, सही। जो संस्कृति गायकी है, ठीक है। वो हमारे बुज़ुर्गों में ये ज़रा शुरू हुई। हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा इसको जी, जी, मैं थोड़ा-सा इसको थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूँ कि हमारे घराने की जो हिस्ट्री इट गोज़ बैक टू 500 ईयर्स। सही, 500 साल पुराना घराना है और अकबर के दौर से चला आ रहा है। हमारे सही। जो बुजुर्ग थे, इंसेस्टर मियां चांद खान, सूरज खान, वो फाउंडर हैं इस घराने के, एंड दे वर द कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ एम्परर अकबर एट द सेम टाइम ऑफ मियां तानसेन जी। जी, जी, मैं अभी सोच तो रहा था इनका मियां नाम भी चांद खान आएगा। साहब एंड सूरज खान साहब, उनको ये एजाज़ हासिल है कि अकबर के 9 रत्न में शामिल थे। वो शामिल थे 9 रत्नों में जी, जी। अकबर बादशाह के। तो वहाँ से घराने की शुरुआत हुई। तो धुरपद का घराना था हमारा, और माशाल्लाह मैं जो घराने की 12वीं जनरेशन, सही। हमारे घराने की 12वीं पीढ़ी जो इस म्यूजिक तो को ये भी आगे बड़ी लेकर चल रही है। फैज़ान ज़िम्मेदारी का काम है। जी हजूर, बिल्कुल जिम्मेदारी का काम तो है। और उससे पहले जो हमारे गायक हुए हैं, ख्याल की गायकी हमारे परदादा उस्ताद मियां वलायत अली खान साहब ने अडॉप्ट की, सही, और वो भी बुजुर्गों के हुक्म पे, क्योंकि एक सही। आपको पता है कि इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है ज़रूरी है। एक वक्त के साथ के साथ। तो इस वक्त की पॉपुलर गायकी ख्याल बन रही थी। जी, जी। तो धुरपद की तो टीचिंग थी ही हमारे घराने में, लेकिन ख्याल की भी गायकी उसमें बताएगी। तो उसको अब आप उसी बात पर आते हैं कि हमारे घराने को मुख्तलिफ अंदाज कैसे मिलता है। जी, ख्याल की गायकी के अंदर धुरपद का आलाप है। सही। जो आलाप का इस्तेमाल है, तोम नोम का, मींड का, ठीक वो है। आपको किसी और घराने में नहीं मिलेगा, क्योंकि धुरपद और ख्याल का इम्तजाज हो गया, एक साथ ठीक हो गया। इकट्ठा हो गया। और उसके बाद फिर लयकारी का जो अंदाज है धुरपद में, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की लयकारी भी है तो है। बहुत एक इवन किस्म की गायकी, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स गायकी है, स्ट्रक्चर्ड भी है। तो वो जो एक सिग्नेचर से और कैरेक्टरिस्टिक्स थे जी, धुरपद के, वो भी ख्याल में आ गए। सही। और फिर हमारे घराने में लगाव के गाने को बहुत ज़्यादा लगाव। प्रेफर दिया जाता है। ठीक है। उसके अलावा हमारे घराने में लय की बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस है। उसके अलावा तैयारी की बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस है। और अलाप जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि वो धुरपद की ही एक्सटेंशन है हमारे ख्याल की गायकी के अंदर आलाप की। चले, आपने सुर लय ताल की बात की। वो अक्सर एक मारूफ सी बात है कि बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता, बेशक। तो ये बात है ये बात है, बिल्कुल हाँ। ऐसे ही है। कि बहुत सारे लोग हैं वो संभाल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। आप कभी खुद भी नोटिस कीजिएगा जी, कि जी। कोई बेसुरा गा रहा हो तो आप ताल में हो तो हाँ। वो आपके कानों को ठीक लग जाता है, लेकिन अगर कोई बेताला हो जो सुर में हो तो वो सही। आपको अनअप्रोप्रिएट लगता है। अच्छा, चलिए हम रियाज की बात कर रहे हैं। गायकी के मुख्तलिफ अंदाज हैं। जी। ठीक है। अब हमारे बहुत सारे गायक हैं जो नाक से भी गा रहे हैं, जी। फिर गले से गा रहे हैं, बहुत कम है जो पेट से गा रहे हैं। तो ये बताइए कि जब रियाज है, क्या इसमें आपकी ये कुदरत की जो है नेमत होती है कि आपको एक अंदाज उसने बख्शा होता है, या रियाज से आप इसमें तब्दीली भी ला सकते हैं? जी हुजूर, सबसे पहले तो टैलेंट ही होता है, अल्लाह की देन टैलेंट है, और वो किसी को भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं कि किसी घराने वाले को ही मिले। सही। तो उसको मोल्ड करना वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और उसके ऊपर लेकिन काम करना, बुनियादी एक्सरसाइज अज़्ज़ा करना। और वोकल्स तो मौजूद होने चाहिए। जी जी, वोकल्स मौजूद होने चाहिए, और वो उसका होना बहुत ज़रूरी है। वो अल्लाह का गिफ्ट होता है। सही सही। क्योंकि मौसीकी और अच्छी आवाज़ होना भी एक नेमत ही कह लें इसको, क्योंकि आपके सुकून दे रही है आपके कानों को एक चीज़। सही। एक वो नेमत की तरह ही है। एक हमारे लिए तो नेमत ही है, क्योंकि हमारे लिए तो ये
साधना भी है, इबादत भी है, क्योंकि बिल्कुल हम सही। सुबह उठते ही रियाज में भी अल्लाह का नाम ही लेते हैं। बिल्कुल सही। जो आकार का रियाज हो रहा है वो कॉलिंग है। जी जी, तो और डिफरेंट जॉनर्स की डिफरेंट रियाजत है। ठीक है। गज़ल की रियाजत और है, ठुमरी अंग की रियाजत और है, और काफ़ी ख्याल की रियाजत और है, काफ़ी जो है उसकी रियाजत उसका और रंग ही है। और है। तो बेसिकली इनको आज के ज़माने में कहेंगे वॉइस मॉड्यूलेशंस, ठीक है। कि हमें अपने आपने आवाज़ को ढालना कैसे ढालना है। कैसे? अब हम ठुमरी को तो ख्याल अंग में नहीं गा सकते, बिल्कुल ठीक है। या काफ़ी को अब आजकल लोग गीत अंग में गा रहे हैं, हालांकि वो इलाकाई अंदाज है। जी जी काफ़ी का जो ट्रेडिशनल अंदाज है जी वो जी, खुला बिल्कुल अंदाज है, बिल्कुल सहराई उसमें अंदाज है। सहराई अंदाज है, उसमें खुली गायकी बेसिकली। और हमने अपने उस्ताद जी से भी ये बात सीखी कि काफ़ी की गायकी, और ये सच्ची बात है, एक राग की तरह जी खुलती जी, है वो आपने गायकी। परवीन नज़र को अगर सुना हो, जी बिल्कुल, आपने बहुत बहुत बड़े गायक हुए हैं, काफ़ी अंदाज को सखावत भी हुसैन गाने ढाडी वाले। साहब को सुना हो। जी बेशक, और आजकल के दौर में तो काफ़ी भी गीत अंदाज की होगी, और माशाल्लाह मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वाहिद घराना शाम चौरासी ही रह गया है जो असली रवायती काफ़ी को लेकर भी चल रहा है। सही। अच्छा ये बताइए कि आजकल ना मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ जो है वो कव्वाली में आ गई है, और शादी के फंक्शन में भी कव्वाली आ गई। इस पे ज़रा मैं आपकी राय चाहूँगा। जी, कव्वाली तो ऐसे बन गई जैसे एक दौर में मैजिक शो हुआ करता था शादियों में, सही, और वो कव्वाली तो खैर नहीं कहेंगे, उसको हम एंटरटेनमेंट कह सकते हैं। ठीक है। तो अगर उसका हम वो कहते हैं ना कि और एक दुनियावी लफ्ज़ लें तो वो एक एंटरटेनमेंट साइड है। और कई लोगों की रोज़ी रोटी भी लगी कई हुई है। लोगों की रोजी रोटी चल रही है। हमने तो ये भी देखा है, प्रैक्टिकल में देखा है, कि जो लोग वाबस्ता ही नहीं है वो भी कोई चिश्ती बन गया, कोई फरीदी बन गया, विदाउट एनी रेफरेंस, ना उनका ताल्लुक किसी फरीदी से ना चिश्ती से। सही, और एक मिसकंसेप्शन ये हुआ है कि लोग गवैयों को या गज़ल सिंगर्स को या वन मैन शो करने वालों को भी कव्वाली समझने लग गए। सही, वो एक मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि लोगों ने एलेबोरेट नहीं किया। वो कन्वीनियंट है उनके लिए, क्योंकि वो पैसा कमा रहे हैं, वो उनकी कन्वीनियंस बन चुकी है। हालांकि ये उन कवालों की जिम्मेदारी जो बड़े कवाल हैं, जी जी, उनको ये बताना चाहिए कि क्या डिफरेंस है। हालांकि अब रिसेंटली इस बात को अब करना शुरू हो गए हैं लोग जी, कि जी। जो हम गा रहे हैं वो गीत अंग है। अभी एक मैं पॉडकास्ट राहत फ़तेह अली खान साहब का सुन रहा था जी, जी। रिसेंटली, उन्होंने भी इस बात को कहा कि जो हम गा रहे हैं ये गीत अंदाज है, जी ठीक है। ये कवाली का अंदाज हम गीतों में गा रहे हैं, ये हैं गीत। वो ज़रा थोड़ा सा हाँ, बस उसको वो एक ढंग मिल गया, उसको ढाल दिया। वो पीछे जो क्लैप्स पे बैठे होते हैं लोग, लेकिन गाया वो लेकिन वो कवाली नहीं है, जी, कवाली आजकल खोल तो है। कवर गाना एक अलहदा शोभा बन बिल्कुल। चुका है, क्लैब्स अलहदा हो गया, एक अलहदा और रीमिक्स शोभा ने तो सत्यानाश ही कर दिया और बिल्कुल मौसीकी ऐसे ही का। आप देखें ना कि लोगों को पता ही नहीं होता जो वो चीज़ सुन रही है वो कहाँ से ओरिजिनेट है। ओरिजिनल। ओरिजिन जी, उसका पता ही नहीं मैं होगा बिल्कुल लोगों को। इसमें एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा जी मैं फ़लाँ सिंगर को सुनने जा रहा हूँ। मैंने कहा जी उनको गीत, जो उन्होंने गीत बताया, तो वो गीत पहले ही नुसरत फ़तेह अली खान की मशहूर गज़ल है जो उन्होंने जी। गाई हुई है, और पीर नसीरुद्दीन नसीर की उनके अंदाज़े करम। अब बच्चों को ये नहीं मालूम कि शायर कौन है, उन्हें ये नहीं मालूम कि असल में ये किसने गाई है और हम क्या सुन रहे हैं, बिल्कुल तो उनको ये बताने की भी बहुत ज़रूरत जरूर देखें ना, ये अब गज़ल है उनके अंदाजे है। का, जी जी बिल्कुल। और उसको भी वो कवाली ही बोलते हैं। हाँ, तो ये बहुत मेरे जरूरी रक्षे है। कमर, मेरे रश्के ये सब हाँ। लोग, ये तो गीत है, ये सभी जी, जी। गीत गज़ल हैं, तो इनको कवाली बोलना मेरे ख्याल में इसके ऊपर बहुत बात होना तो ज़रूरी मेरा ख्याल है है। कि आपका घराना जो है इस हवाले से एक तो मौसीकी की खिदमत तो कर रहा है, लेकिन उस मौसीकी को महफूज रखने में भी बड़ा अहम किरदार अदा कर जी, रहा ये है। बहुत ज़रूरी है हजूर। इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि ना सिर्फ हम गायकी कर रहे हैं बल्कि हम म्यूज़िक को प्रमोट भी कर रहे हैं। सही, हमने एक इदारा इस्टेब्लिश किया है शाम चौरासी म्यूज़िक सर्कल के नाम से, ठीक है। एक NPO है, और मेरे ख्याल में ये 89 में उस्ताद सलामत अली खान साहब की हयाती में इस्टेब्लिश हो गया था। सही। उसको शराफत अली खान साहब और मेरे वालिद साहब उस्ताद शफ़क़त सलामत अली खान साहब मिलकर रन कर रहे थे। फिर 2000 में जब डेथ हो गई उस्ताद सलामत अली खान साहब की, तो फिर उस्ताद शफ़क़त अली खान साहब ने एज ए चेयरमैन उसको संभाला, और सही। तब से हम शाम चौरासी म्यूज़िक फेस्टिवल कर रहे हैं बिल्कुल सही, लाहौर में, जो कि साल में हम 2 फेस्टिवल करते हैं, एक समर में एक विंटर में। सही, लेकिन पिछले 5 साल से हमने उसकी रीब्रांडिंग की याद सलामत के नाम से, सही, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक बहुत मशहूर फेस्टिवल बन चुका है। पहले हम शाम चौरासी म्यूज़िक सर्कल ट्रिब्यूट टू उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान करते थे, ठीक है। लेकिन हमने अब याद सलामत म्यूज़िक फेस्टिवल बना दिया। और इसको आप यूरोप और अमेरिका की तरफ भी लेकर जी जाएं। बिल्कुल लेकर जा रहे हैं। अब देखें ना कि हमने पहला कोविड के दौर में किया, सही, पेंडेमिक में किया, और वो लाहौर से और पाकिस्तान से नशर होने वाला पहला वर्चुअल क्लासिकल फेस्टिवल था, वर्चुअल, ठीक जी। है। और उसको हमने पूरी दुनिया में नशर किया, और माशाल्लाह उस दौर में वी हैड 500,000 ऑडियंस जिसने फेसबुक और यूट्यूब पे उसको देखा, और पूरी दुनिया से आर्टिस्टों ने, इंग्लैंड अमेरिका से जितने बड़े आर्टिस्ट क्लासिकल के आप नाम लें, और वो उसमें बजाए। तो तब से फिर हमने इसको शुरू किया। फिर अभी हम करते हैं हर साल अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की कोलैबोरेशन के साथ लाहौर में, और माशाल्लाह एक बहुत बड़ा फेस्टिवल बन गया। और हर साल हमारे फेस्टिवल में से 4 से 5 नए यंगस्टर क्लासिकल वोकलिस्ट या क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट निकल रहे हैं, सही, जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। और माशाल्लाह लास्ट ईयर हमारा जो फेस्टिवल है
वो एशिया की सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लासिकल फेस्टिवल्स हैं उनमें उनका शुमार हुआ। तो एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने कोलैबोरेशन की बात तो की, आजकल फ्यूजन बहुत ज़्यादा है जी। ठीक है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि अब आप कंप्यूटर अली खान साहब के भी शागिर्द होते हैं कुछ लोग अब तो एआई भी आ गई ना, जी, आप देखें ना कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी टेक ओवर कर रही है, तो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। हाँ चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उसको इस्तेमाल कौन करना जानता है। अभी हर किसी के लिए वो नहीं है। देखिए, उसका नाम ही मसनूई जहानत है, जी बिल्कुल, वो इंसानी वो जो इंसानी जहानत दानिश है या लोक दानिश जो है उसके बराबर नहीं हो सकती। ऐसी कई चीज़ें हम सुन रहे हैं जो कि अच्छी भी साउंड कर रही हैं, अगर उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया जाए। हर चीज़ के आपको पता है नुकसानात भी होते हैं, फ़वाइद भी होते हैं। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ का एंगल देखना चाहिए हमें। और अगर हम फ्यूजन की बात करें तो आजकल दुनिया में फ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ी कन्फ्यूजन है। अच्छा, फ्यूजन से पहले कन्फ्यूजन हाँ, है। उसके अंदर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसलिए कि किस चीज़ का फ्यूजन होना चाहिए लोगों को ये नहीं पता। सही। जैसे पहले दौर में राग का फ्यूजन हुआ करता था, क्योंकि एक जो गायकी, यहाँ सूफी ऑपरा सिंगर भी आपको मिल जाएंगे, सूफी रैपर भी मिल जाएंगे, हर आदमी अपने रंग और एक तो बात ये है कि सूफी किसी जोनरा का नाम नहीं है, जानरा नहीं है। सूफी सिर्फ एक पोइट्री की सिनफ है जिसको हम मिस्टिकल पोइट्री कहते हैं, तसव्वुफ की पोइट्री कहते हैं। गायकी सूफी नहीं होती, हम गायकी वही रहती है जो अंदाज को हम लेकर चलते हैं, सूफी गायकी कभी नहीं हो सकती। अब देखें ना कि जैसे मैं बात कर रहा था कि फ्यूजन जो बना है वो एक ओपन गायकी के लिए है, ठीक है। वो किसी चीज को, फ्यूजन का मतलब ही ये है कि किसी चीज को किसी के साथ ढालना, जी, इम्तिजाज किया आपने, इम्तिजाज करना किसी चीज का। तो हम किसी भी चीज को उठा के फ्यूजन नहीं कर सकते, उसके लिए ओपन गायकी की जरूरत है। या तो काफी अंदाज हो, या तो राग हो, सही, जिसको उसके साथ इम्तिजाज किया जाए। गजल गीत का फ्यूजन तो होता ही नहीं। सही। तो इसीलिए मैंने बोला कि उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन भी है। चले हम इस कन्फ्यूजन को मौसीकी का तड़का लगा के दूर करते हैं। बहुत देर से हमारी गुफ्तगू हो रही है, तो हमारे सामने चाहेंगे कि कुछ सुन लिया जाए। जी, तो मैं क्या पेश करेंगे? बड़ी मशहूर ज़माना बंदिश है और राग भी बहुत बड़ा राग है, राग दरबारी। और हमने बुजुर्गों से सुना कि मियां तानसेन जी ने जब ये गाया तो इसका नाम नहीं रखा था, ठीक है, तो एम्परर अकबर ने इसका नाम, ठीक है, उन्होंने कहा कि इसको सुन के ये इसकी वजह तस्मीया है, फील होता है कि दरबार में बैठे हैं, तो उन्होंने फिर दरबारी नाम इसको दिया। तो ये राग दरबारी की बड़ी खूबसूरत और पुरानी बंदिश है, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। तो कैसी अनोखी बात रे, वाह जी। इजाजत आपकी। अनोखा लाडला अनोखा लाडला खेलन को मांगे चंदा, अनोखा लाडला
अनोखा लाडला लाडला वाह वाह लाडला वाह वाह लाडला लाडला खेलन को मांगे चंदा अनोखा लाडला खेलन खुदन को रार करते खेलन कूदन को रार करते गए मन में भयो आनंदा खेलन को मांगे चंदा अनोखा लाड ला निजरे धनि जरे ग ग ग म पद धनि धरि नि धरि नि धरि द धनि धरि ग ग म रे धरि नि द धनि प म म प ग ग म प ग म रे सा अनोखा लाडला बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया जी। अच्छा फैज़ान, आवाज़ की बात तो हमने कर ली, गायकी के अंदाज की बात भी कर ली, साज़ बहुत ज़रूरी है मौसीकी के लिए। अच्छा, अगर हम साज़ों की बात करें, जैसे हम जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो बारी बारी तरतीब से हम बात कर लेते हैं कि आपकी गायकी के अंदर जो तार पर मबनी साज़ हैं, जैसे सुरमंडल हमारे सामने मौजूद है, सितार का बहुत बड़ा किरदार है इसमें, बेशक, ठीक है, और यहाँ तक के तानपुरा जो है और उसको छेड़ना, देखिए उसको बजाना नहीं, उसको कहते हैं छेड़ना, ठीक है। तो ये जो साज़ हैं ख़ास तौर पे तार वाले हैं, तो आपकी गायकी में सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लीमेंट करता है आपकी गायकी को, वो कौन सा तार वाला साज़ है? जी, सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लीमेंट करता है, आपने वो पहले ही बता दिया, तानपुरा ही है। अच्छा, तानपुरा, ये जो सुरमंडल आप देख रहे हैं, इसकी ज़्यादा रिवायत उस्ताद सलामत अली खान साहब और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने डाली। सही, क्योंकि साउथ एशिया में इसको लेकर आए वही, उसको ज़्यादा और अब तो ये उनका हो चुका है, नज़र नहीं आता। जी 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 बिल्कुल। और ये अभी आजकल के दौर में उस्ताद शफ़क़त सलामत अली खान साहब गाते हैं, हम गाते हैं, और भी कुछ गवई हैं जो कि गाते हैं, लेकिन ये इसका एक एसेंस है राग का, इसके ऊपर पूरा राग मिला हुआ है। तो जो पहले तो आपको भी शायद मालूम हो कि हारमोनियम तो इजाज़त ही नहीं थी क्लासिकल गायकी के लिए। जी जी, अर्ली 70s की अगर बात करें तो हारमोनियम की तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी क्लासिकल गायकी के साथ। और यही बात है, रियाज जो है वो तानपुरे के साथ ही रियाज है, ठीक है, क्योंकि हारमोनियम जो है वो बहुत सी गले की खामियां छुपा लेता है, बिल्कुल ठीक, आपके फ्लोज को छुपा लेता है, और आपके हाथ में आपने जहाँ इस्तेमाल करना है उसको, वो जहाँ पे गला नहीं जाता वहाँ हाथ चल जाता है। तो तार का जो रियाज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रियाज है, और मेहनत तलब है, मेहनत तलब रियाज है, क्योंकि वो आपने एक तार के जो एक वाइब्रेंट है, एक वाइब्रेंस है, उसके ताश के साथ आपने, तो वो एक बहुत मुश्किल चीज़ है। इसलिए बुज़ुर्गों से जब भी टिप्स रियाज की मिली खान साहब से, तो उन्होंने यही बताया कि तार का रियाज करें हमेशा, क्योंकि हारमोनियम आपको कहते हैं कि किस्म का मोहताज बना देता है अपना। और अगर हम पाकिस्तान टेलीविज़न की पुरानी रिकॉर्डिंग्स में देखें तो हमें बहुत सारी मुगन्नियाएँ, जो गुलकार हैं, वो भी तानपुरा के साथ गाते हुए दिखाएंगे, और साथ सरंगी, क्लासिकल के जो ख्याल के ख़ास तौर पे रमूज़ हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट्स यही हैं, सरंगी, तबला, तानपुरा, और अब तो हारमोनियम भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं हम परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि मैं बताता चलूँ नाजरीन को, जो खाल पर मबनी धमक वाले जितने हैं। अच्छा जी, हम अगर बात करें अमीर खुसरो साहब की, उनका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पखावा जो उन्होंने मंगाई, उन्होंने कहा इसको यूं बजाया जा रहा है, तो आरी लेकर आओ और काट कर उन्होंने धामा और पुड़ा बना दिए, ठीक हो गए, और तबला बन गए। अच्छा, अब तबले की बात करें तो ज़रा बताइएगा कि तबले के अंदर अगर देखें इसकी लैंग्वेज, हम तो अभी समझें कि इसमें
जो तालिब इल्मी है उसमें इतना हमें पता है कि ये कैरवा है, ये दादरा है, ये मुगलाई है, ये जिप्ताल है। तो आपकी गायकी के अंदर तबला किस तरह कॉम्प्लीमेंट करता है, जैसे आपने सुरमंडल और तानपुरा का जी, बताया? तबले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ख्याल गायकी में, क्योंकि 3 पोर्शन है ख्याल के। ठीक है, एक तो विलंपत है, ठीक है, जिसको स्लो पोर्शन कहते हैं, जिसमें ठीक अलाप की गायकी ठीक है। राग की इम्प्रोवाइजेशंस है। एक मिडिल पोर्शन जिसको बराबर पोर्शन कहते हैं। शेक्सपियर के ड्रामे के अंदर भी 3 एक्ट हुआ करते थे। तो बेसिकली जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, जी जी, अगर आप नज़र बिल्कुल बढ़ाएं ऐसे। तो ये 3 पहले वार्म अप है, फिर बिल्कुल क्लाइमैक्स है, और फिर बिल्कुल, और फिर बराबर है, और फिर दुरत है जो फास्ट पोर्शन जी होता जी, है। तो जो विलंपत का ताल है वो एक अलहदा ताल है, ठीक है, वो बिल्कुल एक स्लो रेजोनेंस है ताल की, ठीक है, और उसके डिफरेंट ताल्स हैं। मैं नाम बताना चाहूँगा जी, क्योंकि जी, बहुत से please। लोगों को नहीं पता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ताल तलवाड़ा 16 मात्रे है, ताल झुमरा 14 मात्रे है, ताल आड़ा चौताला 14 मात्रे है, ताल एक ताल है 12 मात्रे, 14 मात्रे पंजाबी धमार है, 16 मात्रे का ताल एक वाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ताल है और बहुत कम लोग गाते हैं। ज़्यादातर ख्याल गायकी में लोग झुमरा या एक ताल ही गाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे घराने में हर ताल को गाया गया। जितने राइज ताल हैं पंजाबी अंक के या पूर्वी अंक के, वो सभी हमारे घराने में गाए गए। तो ये विलंपत के ताल हो गए। फिर बराबर का पोर्शन आता है जिसमें झपताल इस्तेमाल होती है, 9 मात्रे इस्तेमाल होते हैं जिसको मत ताल बोलते हैं। बिल्कुल सही। और 3 ताल भी बराबर के पोर्शन में। फिर दुरत में अगर आ जाए तो वहाँ पर ज़्यादा 3 ताल का इस्तेमाल है, एक ताल जो कि दुरत का है उसका इस्तेमाल है 12 मात्रे। सुल फाख्ता 5 मात्रे का ताल है, 7 मात्रे रूपक ताल, उसको मुगलई रूपक भी कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल है। फरोदस्त ताल का भी इस्तेमाल हमारे घराने में करते हैं जो कि 14 मात्रे का ताल है। उसके अलावा रिसेंटली मैंने आस्था जपताल जो कि 8.5 मात्रे का एक ताल है उसको भी गाया। 8.5 पे आ गए। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे घराने में लय की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो मुगलई 7 और जपताल 9 है शायद। जी, जपताल 10 है, मत ताल 9 मात्रे है। अच्छा, ठीक है। जो 9 मात्रे मत ताल है तो वो बराबर के तालों में भी इस्तेमाल होती। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ख्याल की गायकी में। लेकिन अब 3 पोर्शंस हैं और 3 डिफरेंट तालों के इस्तेमाल हैं आपके एक रिसाइटल में। बिल्कुल सही। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है तबले का। अगर तबला ना हो तो ख्याल की गायकी बिल्कुल अधूरी है। सही। चलें जी, हमने परकशन के बाद आखिरी जो हम बात कर लेते हैं ब्लो इंस्ट्रूमेंट या विंड इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें जी, तो मुझे लगता है कि शहनाई भी आपकी रूह खींच लेती है। बेशक ऐसे ही जी। उस्ताद और बिस्मिल्लाह खान साहब ने बांसुरी का अपना मकाम है। जैसी शहनाई बजाई इस पूरी दुनिया में शहनाई किसी ने ऐसी बजाई नहीं। सही। और वो तो और आपने जो पूर्वी अंग की बात की, जो सराइकी आपको पता है मारूफ जो शायर हैं ख्वाजा गुलाम फरीद, उन्होंने भी पूर्वी के अंदर भी बहुत सारा कलाम लिखा हुआ है इस ज़बान में। तो वो उत्तर प्रदेश की भाषा है वो। जी जी, उसकी लैंग्वेज है वहाँ की। तो उसमें बहुत सा काम हुआ है और बहुत से तसनीफ़कारों ने, हमारे जितने भी राइटर्स हैं या शोरा हैं, उन लोगों ने बहुत ब्रिज भाषा पे भी काम किया है। बांसुरी का क्या इस्तेमाल आपके यहाँ? जी, बांसुरी एक बहुत ही कमाल का साज़ है। उसका ज़्यादा इस्तेमाल सोलो में भी हुआ है। क्लासिकल के में जुगलबंदी के लिए इस्तेमाल हुई, लेकिन कंपनी के लिए इस्तेमाल बहुत कम हुई है। जैसे कि क्लासिकल सोलोइस्ट हमारे मुल्क में भी बहुत बड़े अच्छे बजा रहे हैं इस वक्त, जैसे अकमल कादरी साहब हैं, बहुत अच्छी वो राग में बांसुरी बजाते हैं। और अगर हम लेजेंड्स की बात करें तो उनमें बहुत बहुत बड़े नाम है जिन्होंने बांसुरी का बहुत अच्छा काम किया। बाकिर भाई भी बड़ा है जी, बाकिर साहब बिल्कुल सारे फरिश्ता हैं वो तो। जी जी। और अगर हम बात करें लेजेंड्स की क्लासिकल मौसीकी की, उसमें हरि प्रसाद चौरसिया साहब जिन्होंने पूरी दुनिया को क्लासिकल मौसीकी को फ्लूट में इन्फ्लुएंस किया है, वो हरि प्रसाद चौरसिया साहब है। सही। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक साज है बांसुरी, और मुश्किल साज है। जी जी, आपके सांस का इस्तेमाल है और गायकी अंग का साज है ये। जैसे आपने सितार की भी बात की है, जो 2 साज 3 जी जी, सरंगी, सितार और बांसुरी, ये गायकी बाज के मतलब कि इसमें गायकी अंग बचता है। अच्छा, ये बताइए कि गायक होने के साथ साथ अगर आपको कोई साज बजाना आता है तो मेरा ख्याल है कि ये आपकी शख्सियत और आपके कमाल को मज़ीद निखारता है। जी जी, ये बिल्कुल एक एक्सेप्शन है ये भी। और फिर आपको कंपोजिशन का रास्ता भी दिखाता है। कंपोजिशन का रास्ता भी मिलता है। बिल्कुल ऐसे ठीक कह रहे हैं। क्योंकि ख्वाजा साहब के बारे में मशहूर है कि वो खुद भी बहुत अच्छे कंपोजिशन करते थे और माचिस की डब्बी भी का सुना इस्तेमाल किया करते थे। पहले दौर में तो जितने भी कवि थे वो अब तो टाइम इतना कम हो चुका है, वो लोगों ने तो इंस्ट्रूमेंट भी सीखे। जैसे उस्ताद सलामत अली खान साहब सितार भी बजाते थे। सही। और हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होता था, खबर सब इंस्ट्रूमेंट की होती है।
उन लोगों के विवेक, और ये एक एक्सेप्शन है, जैसे कि मैंने बताया कि आपके टैलेंट के अंदर ऐड ऑन है एक। नहीं, और अगर आप गा रहे हैं और अगर कोई सही नहीं बजा रहा तो आपको तो फिर पता लग जाता है, पता लग जाएगा कि यहाँ पर। नहीं, और वैसे भी जो सुर की रियाजत है वो तो आपके कान के साथ है ना। ठीक है, आप अपने कानों को ट्रेन करते हैं अपने, जी जी, पहले आप अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, फिर आपको किसी और को सेटिस्फाई करना है। सही है, क्योंकि पूरी टीम ने आप साथ चल रहे हैं, तो आप सब जब एक फ्रीक्वेंसी पर होंगे तभी उस गायकी का लुत्फ बेशक आएगा। ऐसा ही है। अच्छा, ये बताइए कि आजकल अगर हम फिल्म की बात करें, हमारे यहाँ तो फिल्में बहुत कम बनती हैं, ड्रामास के OSTs के अंदर भी बहुत ज़्यादा गायकी का बिल्कुल। इस्तेमाल है। जी तो कभी बिल्कुल। आपको इत्तेफाक हुआ किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ किसी OST गाने का या किसी ड्रामे का बैकग्राउंड म्यूजिक देने का? सर मैं एक मूवी के ऊपर काम कर रहा हूँ एक्चुअली, बैक इन यूके में। एक इंडी फिल्मोग्राफर हैं अफनान लोधी साहब, तो उनकी एक मूवी का मैंने साउंड ट्रैक गाया जो कि इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन पर बनी थी। उसका एक राग लतांगी उसमें मैंने रिकॉर्ड करवाया, तो वो सही, माशाल्लाह उसको बर्लिन फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला रिसेंटली। उस मूवी को बर्लिन फेस्टिवल में उस साउंड ट्रैक को भी अवार्ड मिला। और अभी मैं एक सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ ग्राउंड्स, उसका भी मैं म्यूज़िक दे रहा हूँ और उसमें मैं एज एन मेन लीड काम भी कर रहा हूँ। अच्छा, एज एन एक्टर। सही, क्योंकि वो म्यूज़िक के ऊपर बनी है सीरीज़ ग्राउंड्स, तो उसके ऊपर काम भी चल रहा है। और अभी माशाल्लाह अभी रिसेंटली मैं बता देता हूँ, मैं बात नहीं इस पे पहले की, मैंने हम टीवी के लिए एक OST रिकॉर्ड किया। अच्छा, और वो बहुत जल्दी नशरियात में आने वाला है, सही, एक ड्रामा सीरियल के लिए। सही। चले जी, हमने बहुत सारी जो फ़नी बारीकियाँ उन पे बात की है, तो जाते जाते हमें कुछ और भी अगर आप सुनाना चाहें जी मैं ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो लुत्फ़अंदोज़ हों। मैं काफ़ी सुना देता हूँ आपको। जी, जी। ख्वाजा साहब की बात हुई है तो काफ़ी मैं थोड़ी सी सुना देता हूँ आपको मुल्तानी। जी, ख्वाजा गुलाम फ़रीद साहब की काफ़ियाँ तो जनाब बहुत ही मारूफ और वाह, वाह। गुजर गए गुजरान, गम दे सांग रलो से, गुजर गई गुजरान, वाह, वाह। गम दे सांग रलो से। रलो से, डिठड़ा जू मल जहां, आहा, वाह, वाह। डिठड़ा जू मल जहां, कुछ ना पलड़े पयो से, गुजर गई गुजरान, गुजर गई गुजरान, गम दे सांग रलो से, वेंदे यार ना वाह, खड़ मुखलाया, वेंदे यार, वेंदे यार ना, वेंदे यार
खड़मुख लाया लाया के चो कोई पैगाम न आया ओ जिंदड़ी दा जजमान ओ जिंदड़ी दा जजमान जिंदड़ी दा जजमान गले दा गेड़ थियो से गुजर गई गुजर गई गुजरान गम दे सांग रलूं से बहुत शुक्रिया। बहुत लुत्फ़ आया और मैं चाहता हूँ कि ये सलामत साहब का, शफ़क़त साहब का फैज़ान जारी रहे। बहुत मेहरबानी। और ये नशिस्त ऐसी है और इतनी बारीकियाँ और लताफ़त है मौसीकी की कि इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हुए वक्त का आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। इस पे कई महफ़िलें दरकार हैं, क्योंकि आज तो हमने सीधा बात की, आपके घराने की जो ख़ासियत है उस पर बात की, थोड़ी सी हमने मिन जुमला मौसीकी पे बात कर ली, लेकिन इस तरह का सिलसिला इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। और रेडियो पाकिस्तान हमेशा फ़नून लतीफ़ा की कोई भी शक्ल हो, शायरी हो, गायकी हो, मुसव्वरी हो, मुजस्समा साजी हो, तमाम फ़नून लतीफ़ा के लिए जो जितने भी फ़नकार काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए मौजूद रहता है। तो इंशाल्लाह फिर कभी किसी और महफ़िल में फैज़ान आपको दावत देंगे और आपसे फिर मुलाकात होगी। आज वक्त की किल्लत के बाइस मेरा ख्याल है इतना ही। जी ज़रूर, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के पॉडकास्ट में आज हमारे मेहमान थे फैज़ान शफ़क़त सलामत, और आज हमने मौसीकी की बात की, आज हमने साज़ की बात की, आवाज़ की बात की, गायकी के अंदाज़ की बात की। इसी तरह की महफ़िलों के साथ, इसी तरह के मेहमानों के साथ आपको इंशाल्लाह रेडियो पाकिस्तान जो है वो महसूस करता रहेगा। आज के प्रोग्राम के लिए, आज की नशिस्त के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर उज़ैर राना को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे गौहर ज़मान महसूद और ज़ैनब अली, रिकॉर्डिंग इंजीनियर फ़हद वहीद और निगरान आला अकमल शहजाद घुमन। इसके साथ ही रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के पॉडकास्ट स्टूडियो से अपने मेज़बान डॉक्टर उज़ैर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।